नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। असम में दिखेगा दम, कौन होगा किससे कम। जी हां, क्योंकि असम में चुनावी बिगुल बजते ही छत्तीसगढ़ में सियासत का पारा चढ़ चुका है। जी हां, चुनाव असम में है लेकिन सियासत छत्तीसगढ़ में गर्मा गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बीजेपी के दिग्गज नेता असम के चुनावी रण का मोर्चा संभालने के लिए मैदान में है। वहीं कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है और इसी के साथ असम चुनाव में जीत के दावों का डंका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा पीटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत का रण असम चुनाव में जीत के दावों की राजनीति से सज चुका है। इसी पर करेंगे चर्चा, किसके दावों में कितना दम और क्या कुछ समीकरण। लेकिन पहले उससे देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव की 126 सीटों पर सियासी रात। असम चुनाव के पहले जीत के दावों पर सियासत। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता असम के चुनावी रण में तैयार। असम इलेक्शन को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस। बीजेपी का दावा, असम में बनेगी भाजपा की सरकार। बीजेपी ने कहा जनता चुनेगी विकास और विश्वास। कांग्रेस ने किया भाजपा पर पलटवार, कहा 5 साल भाजपा नहीं कर पाई असम में विकास। असम के चुनाव को लेकर इस बार लड़ाई सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति की भी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े चेहरे असम पहुंच रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने असम दौरे से लौटकर जीत का दावा करते हुए साफ कहा, असम चुनाव में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय 75 पार सीट का नारा देने वाली कांग्रेस अब कहीं भी नजर नहीं आ रही। वहीं असम की जनता ने विकास और विश्वास को चुनने का फैसला कर लिया है। जैसे छत्तीसगढ़ में इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने 75 पार का दावा किया था और वैसा ही दावा साबित होगा। कांग्रेस कहीं मैदान में दिख ही नहीं रही है, बैकफुट में है। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली देश की सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा जी की असम की सरकार ने असम में जो पिछले 10 सालों में काम किया है उस काम को असम की जनता आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए असम की जनता ने तय कर रखा है फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने का। एक तरफ असम चुनाव को लेकर भाजपा का आत्मविश्वास तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भारी पलटवार सामने आया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 5 साल असम में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वहीं छत्तीसगढ़ में इनके डबल इंजन के सरकार का इंजन फेल हो चुका है, तो असम जाकर क्या हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री का बयान आप देखेंगे लगातार में जो मीडिया और सोशल मीडिया में आ रहा है, असम के विकास के लिए उन्होंने 5 साल क्या किया ये एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ सांप्रदायिक ही बातें कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ के नेता असम जाकर करेंगे क्या? क्या छत्तीसगढ़ मॉडल बताएंगे सब में जाकर? मतलब छत्तीसगढ़ में यही इंजन फेल हो चुका है तो इंजन जाके वहां करेगा क्या? 126 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में सियासत काफी तेज है। ऐसे में देखना यह है कि छत्तीसगढ़ से राजनीतिक दलों के नेताओं को मिली जिम्मेदारी आखिर चुनाव में कितना असर दिखाती है। दावों के फंसे पेच में आखिर किस राजनीतिक दल के हाथ लगती है सत्ता की चाबी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव होना है और जब अपने अपने नेताओं की तैयारी के साथ जब पार्टी सक्रिय हुए हैं, दावे अपने अपने किए जा रहे हैं और निशाना भी दूसरे पर साधा जा रहा है। अब क्या कुछ उनके तर्क हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अंकित बाग बाहरा है। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गंधर्व पांडे जुड़ गए हैं। गंधर्व पांडे जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका मैं बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गंधर्व जी, मैं पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि ऑलरेडी आपके समय 5 साल से सरकार है, लेकिन क्या कुछ हुआ? वहां कुछ हुआ नहीं है। यहां पर डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहां पर भी कुछ नहीं कर पाए, तो वहां आप क्या कर लेंगे? और दावों को लेकर कांग्रेस का है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। 5 साल से सरकार है और क्या कुछ हुआ है असम में वो भी बता देता हूँ। 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां एनडीए को 86 सीट मिली, वोट प्रतिशत था 42। लोकसभा 19 के चुनाव हुए, एनडीए को सीट मिली 9, वोट प्रतिशत था 47। 21 में 75
एनडीए को मिले वोट प्रतिशत 45, लोकसभा 24 में 42% और 11 सीट, और नगरीय निकाय चुनाव 2022 में हुए थे, वहां क्लीन स्वीप है। तो और कांग्रेस पार्टी आज तक के 40% से ज्यादा के वोट शेयर प्राप्त नहीं किया असम में। पूर्व में इनकी सरकार थी, वहां किस प्रकार दंगे होते थे, किस प्रकार सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाता था, किस प्रकार उग्रवादियों के लिए शरण देने का कार्य संरक्षण में किया जा रहा था, ये सारी चीजें हैं। इनका प्रश्न था कि हमने असम में क्या किया। जिस जगह मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज वहां 12 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। अगर इनकी जानकारी में ना हो तो इस प्रकार से विभिन्न योजनाओं को, विभिन्न चीजों को, और नेली जनसंहार कराया 1983 में कांग्रेस ने, जिसमें 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 2012 में कोकरझार में दंगे हुए। उसके बाद भ्रष्टाचार, एपीएससी कैश फॉर जॉब का इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था। हमारी सरकार की योजनाएं बता रहा हूं। अरुणोदय योजना, इसमें 24 लाख से अधिक महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से लाभ प्राप्त हो रहा है। मिशन वसुंधरा, भूमि विवादों से निपटारा हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे विभिन्न योजना है। कांग्रेस केवल और केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। ठीक है अंकित बागवारा साहब, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कार्यकाल को लेकर जो वहां पर बीजेपी का रहा। आपने तमाम बातें कही, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई साहब 75 पार का दावा किया था, हुआ क्या, 25 तक आके रुक गए। तो आपकी कांग्रेस की वहां पर वैसे भी जन अधिकार नहीं है, जहां तक जनमत नहीं है, लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है वो कह रहे हैं कि लगातार हम जिस तरीके से बेहतर होते गए हैं, लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीट्स बढ़ी हैं, तो उसको लेकर बताने की जरूरत नहीं है। ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगा कि असम में पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार और सिंडिकेट की सरकार चल रही है। आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्व में ईडी के मोस्ट वांटेड व्यक्ति थे, जिनके ऊपर शारदा चिट फंड घोटाले का आरोप भाजपा ही कूद कूद के लगाया करती थी। और हेमंतो विश्व शर्मा जी के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इन्होंने आशू के अपने गुरु हितेश्वर सैकिया जी को धोखा दिया, फिर कांग्रेस में रहे लगातार। नहीं, लेकिन जब कांग्रेस में रहे तब ऐसे बातें नहीं कही जाती थी। खैर ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आप जो आरोप हैं वो लगाइएगा, बट कांग्रेस में जब रहते हैं तब इस तरह के आरोप नहीं लगते हैं। तमाम नेता भी कई बार सामने आते हैं। लगा रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। देखिए, मैं बार बार ये बताता हूं, जैसे जब डॉक्टर गंधर्व जी मेरे साथ मेरे बगल में बैठे थे, तब भी मैंने बोला था कि भाजपा अगर अच्छे काम करती तो इनको कांग्रेस से नेताओं को किराए में नहीं ले जाना पड़ता। अभी मैं बताऊंगा कि वहां पर जो 19 मंत्री है, उसमें से 8 मंत्री दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, जिसमें से 5 मंत्री कांग्रेस से गए हुए हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। और उसके अलावा जो ये 4 पार्टियों की सरकार ये चला रहे हैं, जो उग्रवाद की ये बात कर रहे थे, तो अभी बीपीएफ इनके साथ संगठन में है, इनके साथ है, तो ये उग्रवाद के खिलाफ कहां है? जिस संविधान को ये मानते नहीं है, उस संविधान के खिलाफ जाके इनके मुख्यमंत्री, एक सोशल मीडिया में सबसे वायरल वीडियो है जिसमें वो एक बंदूक लेके खड़े हैं और गोली चलती है और वो गोली जाके एक मुस्लिम भाई को लगती है। तो इस प्रकार का इनका जो कर्म है, ये बता रहे हैं, जो हमेशा नाटक करते हैं, ये अपने आप को हिंदूवादी नेता बताने की कोशिश करते हैं, और गिर गाय में वहां भारी भ्रष्टाचार किया है। हम ठीक है, इस पर इस चर्चा पर आएंगे। कांग्रेस क्या रणनीति अपना रही है, क्या दावों का आधार आप बताएंगे? परंतु उसी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से ये लगातार 300 से ज्यादा करोड़ रुपए का चंदा ले लेते हैं। तो इनके हर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए अलग अलग कुचक्र रहते हैं। मैं इनसे एक सवाल करता हूं, अगर इनकी सरकार 10 साल में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो क्यों ये चुनाव के पहले 10,000 रुपए हमारी बहन को देने के लिए लखपति बहन का योजना ले आए? क्या जरूरत थी लाने की? अगर इन लोग विकास का मॉडल बहुत अच्छा चल रहा था, इनकी डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो और ये बात करते हैं हिंसा की, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर जो 6 शेड्यूल का एरिया होता है, वहां पर 12 साल की, वहां पर यौन उत्पीड़न के पूरे मामले पूरे असम में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, जिसमें 12 साल की एक लड़की को बलात्कार कर दिया गया, 6 साल की एक बच्ची को बलात्कार करके मार दिया गया। ठीक है, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं अंकित जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तो बताइएगा, अगर कांग्रेस कह रही है कि दावा कर रहे हैं, पिछली बार 75 पार का दावा किया था, आप क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी की रणनीति और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा उपलब्ध है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। और मैं आपको बता दूं,
ऋषभ जी एक छोटी सी बात, अगर ये बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर असम बनाएंगे, तो हमारे जब तरुण गोगोई साहब की 15 साल की सरकार थी तो उसके ऊपर सिर्फ सरकार के ऊपर 35,000 करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़ के 1,80,000 करोड़ का हो गया है। और अगर वहां के जनसंख्या से करें तो हर प्रति व्यक्ति 52,000 रुपए का कर्जा है। ठीक है गंधर पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो अंकित जी कह रहे हैं तमाम तरीके से क्या रणनीति है हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस वो बताए कि क्या किस आधार पर वो दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आरोपों की बात कर रहे हैं कि आरोप कई हैं, जो हेमंता विश्वा शर्मा है वो भी कई मामलों पर आरोपी रहे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद से उनके आरोप कहां है पता नहीं है, और तमाम तरीके से जो लगातार कही जाती कई मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी दल में शामिल कराती है, उसके बाद जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड जो पहले आरोप लगाए जाते हैं बाद में सम्मान उनका किया जाता है। हेमंता विश्वा शर्मा कई बार विवादों में रहते हैं, उस बात को भी कांग्रेस उठा रही है। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज को क्लियर कर देता हूं। इन्होंने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा जी और बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसका मुख्य कारण है कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का नेतृत्व जो केवल और केवल एक परिवार और परिवारवादी मानसिकता के तहत घूमे। छत्तीसगढ़ में भी इसका उदाहरण दिखता है। भूपेश बघेल जी के पुत्र की रिहाई होती है दिल्ली। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट, हमने वहाँ क्या किया। इन्होंने जो कर्ज की बात की, हमने कैपेक्स एक्सपेंडिचर किया है। अगर थोड़ा भी अर्थशास्त्र में हम रुचि रखें तो सबको पता होता है कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बुनियादी सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वर्ल्ड बैंक से लेके विभिन्न सीए बताते हैं कि आपका जो जीडीपी है उसका 15% कैपेक्स एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया कि जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 थी वो 12 हो गई। असम में, अब गुवाहाटी में एम्स खुल गया। उसके साथ ही साथ विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पर विकास परियोजनाएं चल रही हैं। उसके साथ ही लेके बाकी चीजें कराई जा रही हैं जिसके तहत होगा। दूसरा, इन्होंने गगोई जी का नाम लिया। क्या ये वही गगोई जी हैं जिनके कनेक्शन और जिनके बयान कई बार पाकिस्तान से जोड़े जाते हैं? इसके बाद तीसरा पॉइंट, इनका कहना है कि वहां पर हमने भ्रष्टाचार किया। ये कंफ्यूज कर रहे हैं गोगोई जी को। आरोप क्या गगोई परिवार पर नहीं लगे हैं? किस प्रकार से गगोई परिवार ने इतने सालों तक असम को लूटा है। उसके बाद माताओं बहनों को अगर पैसा मिल रहा है, सरकार उनको पैसा दे रही है। ऐसा नहीं है कि असम पहला राज्य है, पूरे देश में दे रही है। उनसे इनको क्या आपत्ति है? सिर्फ चुनाव के समय सरकार 4.5 साल नहीं दिया। उन्होंने जब 2018 में सरकार बनाई छत्तीसगढ़ में, तो उसमें घोषणा पत्र में वादा था 500 रुपए प्रत्येक महिलाओं को देंगे। 5 साल बुलक गया, आज तक 1 रुपए इनका नहीं दिए। ऐसी बेरोजगारी भत्ता गई, वहां से वादे किए थे 2500 देंगे। आखिरी में अपने कार्यकर्ताओं को पेट पोषने के लिए राजी नियम काम के 6 महीना दिए। तो ये सारी चीजें अब जनता भली भांति समझ रही है। इसी कारण कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एक ठीक है गंधर पांडे जी, बहुत सारी बातों को आपने स्पष्ट किया है। एक और चीज पूछी थी कि हेमंता विश्वा शर्मा जी की वीडियो काफी वायरल होते हैं, 10 सेकंड उस पर बोल दीजिएगा, फिर मैं अंकित जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जी का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि उनके मूल अकाउंट से कोई फैन पेज चलाता होगा, उन्होंने इस प्रकार से एडिट करके चला दिया और वो सोशल मीडिया से वायरल हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर कर दिया। उन्होंने इस पे आपत्ति भी दर्ज की है। और इसके साथ ही करके मैंने यहाँ पर एक भी बयानबाजी नहीं की कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या। इसका पहला श्रेय किसने लिया? कांग्रेस के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता ने बताया कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनसे हमको आपत्ति है। देश का जो स्वामित्व है, देश का जो अधिकार है, वो घुसपैठियों को क्यों मिले? जो वहाँ के निवासी हैं उनको मिलना। 2021 में अमित शाह लगातार बोलते थे कि 49,000 रोहिंग्या हैं, कितने वापस कर दिए? संख्या बताएंगे? संख्या बताएंगे? हवा में बात करते हैं खाली। जो पार्टी लिख के दे देती है वो ऐसा बोलते हैं। सच पे आइए, सच पे। नहीं ठीक है अंकित अधिकार का बहाना लगा के पेट में दर्द मचा देंगे। कवर्धा में अकबर जी ने ठीक है अंकित लोगों को ले जाके बसा दिया था। कितने मुस्लिम मिले, कितने बाहर हो गए, बताएंगे? कांग्रेस दावा कर रही है, अंकित बागवारा साहब, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस दावा कर रही तो क्या आधार आपके पास है? भारतीय जनता पार्टी पर आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप लगाना और रणनीति का रहती है, आप क्या पॉजिटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस को रख दी जाएगी? क्योंकि नेगेटिव पॉलिटिक्स जब होती है वहां पर मुझे लगता है परिणाम में थोड़ी समस्या आ जाती है। आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है, आरोप लगाने विपक्ष का काम होता है, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ देने वाली है? और कांग्रेस ने क्या कुछ रणनीति तैयार की है? क्योंकि बीजेपी के नेता भी सक्रिय हो गए हैं, ओपी चौधरी साहब हैं, अरुण साहब जी हैं, विजय वकील जी, इनको जिम्मा दे दिया क्या है?
देखिए, मैं आपको दावा करता हूं कि यहां से जाके मंत्री, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जाके कुछ भी कर ले, वो वहां जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां के स्थानीय निवासी, वहां के मूल भाषी, जो 5 अलग अलग संभाग है जो जिसमें असम बसा हुआ है, जहां ब्रह्मपुत्र आधे असम को बांट देती है और आधा असम इधर आ जाता है। तो अपर असम, लोअर असम, सेंट्रल असम, कार्बी एलॉन्ग और इस टाइप की जो पूरे हैं, जहां पर अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। मैं आपको जी जी अंकित जी, आवाज सुन पा जी। ऐसा मैं नहीं समझता कि यहां से जाके मंत्री कुछ कर जाएगा। अब जब पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो हम उस विचारधारा के, क्योंकि हमारी लड़ाई वैचारिकी है, हमारी लड़ाई सत्ता प्राप्ति की कतई नहीं है। हम अभी भी बोल रहे हैं कि वहां पर जो प्रति व्यक्ति, आपने जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि 2016 के आंकड़े बताते थे कि वहां 1 करोड़ लोग गरीब हैं, परंतु जब इनकी सरकार के वित्त मंत्री ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए तो उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 48 लाख लोगों को, 2 करोड़ 45 लाख लोग पीएम गरीब कल्याण योजना में कवर हुए। तो इस 10 साल की इनकी सरकार में जो गरीब 1 करोड़ थे, वो बढ़ के 1 करोड़ 45 लाख और 2 करोड़ 45 लाख हो गए। तो आखिर ये जो काम कर रहे हैं, दूसरा वहां पर लेकिन ठीक है अंकित जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वैचारिक लड़ाई ठीक है, लेकिन विचार जब जनता के बीच पहुंचते हैं, रोड मैप होता है, एक पूरी रणनीति होती है, तभी सत्ता प्राप्ति भी हो जाती है। सत्ता प्राप्ति बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो जहां पर तो कांग्रेस कहां वहां दिखाई दे रही है? क्या कुछ उसके लिए रणनीति है? क्योंकि आप तमाम आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या कुछ हम करने जा रहे हैं। मैं वहां पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं कि कांग्रेस का अंतिम सत्य सत्ता प्राप्ति कतई नहीं है। कांग्रेस उस बात को लेके आगे मैदान में जाती है, जैसे कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, वैसे ही कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वहां पर जनता की आवाज को मुखर रूप से उठा रही है। वहां पर ऐसा कोई दूसरा घटक दल नहीं है जो कांग्रेस के अलावा जनता की बातों को सामने रख रहा है। जो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि वहां जो एक आदिवासी एरिया है, 6 शेड्यूल एरिया, वहां पर करीब 1,53,000 बीघा जमीन अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया गया। वहां पर आदिवासियों को रहने के लिए आवास का पट्टा नहीं दिया जा रहा है, परंतु अपने व्यापारिक मित्रों को जमीन बड़ी मात्रा में दे दी जा रही है। तो यहाँ पर जो खेल पूरे देश में हो रहा है, हम दो हमारे दो का खेल असम यानी आप कह रहे हैं आपको इसलिए इस बलबूते पे भरोसा है कि आपको सत्ता में आप जाएंगे, आप सरकार बढ़ावा दे रहे हैं। वहां के सुपारी के स्थानीय व्यापारी सुपारी अपना नहीं बेच पाते हैं, पर दूसरे प्रदेशों से आई हुई सुपारी वहां पर स्मगल करके बेहिसाब कीमतों में बेच दी जाती है, और लोकल का जो सुपारी विक्रेता है वो बहुत अपने आप को ठगा सा महसूस करा रहा है। कांग्रेस जो है वो जनता की आवाज वहां उठा रही है, वहां के लोकल्स जो है जो परेशानियों उनकी आवाज उठा रही है, यही उनका रणनीति है, रोडमैप है। और सत्ता पाना अंतिम सत्य कांग्रेस का नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि सत्ता पाना कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य नहीं। इन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ के मंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी को वहां का प्रभारी क्यों बनाया? उनको भाषा आती है। दूसरी चीज, 2021 में वो क्या करने गए थे? हर राज्य में वो क्या करने जाते हैं चुनाव के समय, और हर जगह। उसके बाद इन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को परोसने का काम, वहां टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा। अब ये वो उद्योगपति है जिनका नाम ये नहीं लेते, ये भी हमारे देश के हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उसमें ना अडानी है ना अंबानी है, टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट। इसके साथ ही इन्होंने कहा कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो खुद अंग्रेजों ने की। हम कभी नहीं कह रहे कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो थे उस समय पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस ही तो एक पार्टी थी जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। आज तक मोदी जी ने सब चीज को बदलते हुए इनको इतिहास ही नहीं मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना में कुल कितने लोग थे और उसमें कौन कौन सी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग थे, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। इनको ये नहीं मालूम है कि आरएसएस ने किस पार्टी से प्रभावित होकर लगातार पुस्तकों में लिखा कि हम जर्मनी से प्रभावित है, हमको हिटलर बहुत अच्छा लगता है। इनको कुछ मालूम ही नहीं, आके बैठ गए। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कौन से ईयर में हुई और किसने किया, आप ये बता दीजिए। चलिए आप मेरे को बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना में कुल कितने लोग थे, ये बता दीजिए। और कब, जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जो आपके सावरकर हैं वो अंग्रेजों की मुखबिरी क्यों कर रहे थे, क्यों लोगों को सुभाष चंद्र बोस की सेना में जुड़ने से रोक रहे थे? स्पष्ट कर दीजिए कि ऐसा क्यों इतिहास में मिलता है। कई
कई लोग 11-11 साल 15-15 साल जेल में रह के मर गए, पर उन्होंने माफीनामा नहीं लिखा। आपकी पार्टी के लोग क्यों माफीनामा लिख के मर गए, ये बता दीजिए। चंद्र बोस थे, उन सबको, सरदार पटेल थे, उन सबको आपने इतिहास के पन्नों से गायब करके सारे लोग थे इस देश को एक करके हमारे करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी। भाजपा आरएसएस का कौन सा व्यक्ति शामिल था, बता दो। ठीक है, एक विषय नहीं है, ठीक है, हम बता दो। बहुत पहले पहुंच गए, थोड़े आगे हमें पहुंचना है क्योंकि असम में आगे चुनाव है। लेकिन अंकित जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप तमाम बातों को ठीक कह रहे हैं, अंतिम सत्ता लक्ष्य नहीं है, लेकिन सत्ता लक्ष्य डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट अगर आपके काम दिख रहे हैं, आपकी रणनीति दिखाई दे रही है, तो उसका परिणाम तो सत्ता ही होती है ना। तो कांग्रेस वहां पर क्या, क्योंकि आप दावे अकेले कर रहे हैं, अब क्या कुछ ऐसी बड़ी चीजें हैं जो कांग्रेस करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बेहतर होते आए हैं, लगातार संगठन भी सक्रिय कर दिया गया है, अभी सरकार वहां एनडीए की है, तो कम आपके पास क्या कुछ बताने के लिए फिलहाल है? छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी सक्रिय किया जा रहा है। देखिए, सबसे मुख्य मैं बता दूं, माननीय भूपेश बघेल जी को वहां का ऑब्जर्वर बनाया गया है और उन्होंने और उनकी टीम ने माननीय विनोद वर्मा जी के नेतृत्व में असम जैसे प्रदेश की 126 विधानसभाओं में छोटे छोटे ग्रुप और बूथ स्तर के लेवल के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके कांग्रेस की वैचारिक बातों को उनके सामने रखा है और उनसे निवेदन किया है कि ये लड़ाई असम की अस्मिता की लड़ाई है। असम के जो तरुण गोगोई जी ने सरकार को यहाँ पर 15 साल अपनी अस्मिता को बचा के रखा था, उसको हमको बचाना है। और सबसे मुख्य मैं बात बता दूं, वहां के सबसे प्रसिद्ध गायक थे जुबिन गर्ग जी। भूपेश बघेल जी को भी शायद असम की भाषा नहीं आती होगी, जैसा कि आपने पहले सवाल किया था कि जो अरुण साव जी जा रहे हैं, तमाम नेता जा रहे हैं, वो क्या कर लेंगे, भाषा नहीं आती उनको, कैसे समझाएंगे? यही रणनीति आपकी है तो क्या अलग हो गया? मैंने ये नहीं बोला कि उनको भाषा नहीं आती, मैं बोला विभिन्न भाषाओं को बोले जाने वाला प्रदेश है जहां पर, और मैं आपको बता दूं, इनको नहीं मालूम है, हमारी मिनी माता वहां के नौगांव से आई थी, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी और लगातार इस भारत देश में 3-4 बार उन्होंने नेतृत्व किया, वो असम से आई थी। ये मैं आपको बता दूं, इनको शायद हमारे एंकर गंधर्व जी को भी उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस छोटे से समय में 15 दिनों में माननीय भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार और विनोद वर्मा जी के सुपरविजन में हम लोगों ने वहां 126 विधानसभाओं में एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशन को समाप्त किया है। लगभग 25,000 से ज्यादा कांग्रेस जन उस ट्रेनिंग में मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस की वैचारिक को और कांग्रेस के जितने विचारधारा से संबंधित चीजें हैं, बातें हैं, और हमको चुनाव में कैसे जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमको उपलब्ध कराया था, उसको हमने वहां पर बताया है। और सारे लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ इस लड़ाई में आगे आने को तैयार है। उनको दिख रहा है कि हमारा असम कितने खतरे में है और असम को कैसा बांटा जा रहा है और कैसा चुनाव आते ही यहाँ पर जो भाई को भाई से लड़ाने की तैयारी हो जाती है। और लगातार जो ये बात करते थे, जब भी जैसा इन्होंने बोला कि भूपेश बघेल जी को 2021 सीटों पर आ रही है, उसका क्या आधार होगा, क्या कुछ ऐसा आप अलग करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो एनडीए की सरकार है ही, 70 पार आपकी सीटें हैं ही, लेकिन इस बार अगर और बड़ा दावा आप कर रहे हैं तो क्या उसका आधार बताएंगे? देखिए, दावा करने की आदत कांग्रेस पार्टी को है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने 75 पार का आंकड़ा दिया। हमारे बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता जमीन में जनता के साथ जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत की एक दाढ़ी बढ़ा के पूरे देश में अपनी बार 400 पार ले दे के 240, तीसरी बात ले दे के 240 आपने ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं बीच में नहीं बोला, आप बोले सुन रहा था, मेरे को भी मौका दीजिए। उसके बाद असम में 126 सीटें, मैं तो झूठ को रोक रहा हूं भाई, पूरी रणनीति तैयार है। डबल इंजन की सरकार वहां पर जो कार्य कर रही है और जो उपलब्धि हासिल की है, इसीलिए जनता बार बार वहां पर विश्वास व्यक्त करके हमको वहां पर सरकार में चुनकर ला रही है। अब इन्होंने कहा कि वहां पर भूपेश बघेल जी गए, वहां पर बैठक ली। भूपेश बघेल जी के ऊपर तो वहां 500 करोड़ का मानहानि का केस चल रहा है। भूपेश बघेल जी इस चिंता में है 500 करोड़ लाएंगे कहां से, जो उन्होंने 10,000 बीघा जमीन के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं बिना तथ्य प्रमाण के, और उसमें केस हो गया कि अदालत में उसको प्रस्तुत करो कि कहां है जमीन दिखाओ, तो उनके पास दस्तावेज नहीं है। ठीक है, तो वो या तो दस्तावेज कहीं से समय पूरा हो गया, या तो 500 करोड़। अंकित जी, क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा।
देखिए, भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर हेमंत बिस्व शर्मा अपने आप को बहुत ज्यादा पाक साफ समझते हैं तो क्यों नहीं रिटायर्ड जजों की कमेटी से इसकी जांच करा लेते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इसमें मानहानि करके खाली चुनाव का समय पास करने का जो तरीका है, जो कि कहीं पर टिकेगा नहीं वो केस, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप पाक साफ है, इस्तीफा दे दीजिए और आरोपों का सामना कीजिए, जब क्लीन हो जाएंगे तो वापस से आ जाइएगा। ठीक है, आपके अपने अपने तरह के, लेकिन जल्दी ही चुनाव अगर होते हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो आप दावे कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास स्पष्ट रणनीति अब कितनी आगे दिखाई देगी, क्या कुछ रोडमैप पर कांग्रेस काम करेगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी के अपने तर्क हैं। समय इतना ही, चर्चा और हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका गंधर्व जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर असम में होना है विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है, क्योंकि यहाँ के नेता भी सक्रिय हुए हैं। कांग्रेस के अपने तर्क है कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, यहां कुछ नहीं कर पाए तो असम में क्या होगा। कांग्रेस तमाम तरीके से दावा भी कर रही है कि सरकार उनकी असम में बनेगी, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि हमने काम किया है, उसके परिणाम जीत के रूप में दिखाई देंगे। फिलहाल अगली इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।